नमस्कार दोस्तों, मैं सीए विमल शर्मा इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे ही लॉकडाउन के एक्सटेंशन का न्यूज़ आया कि 3 मई तक गवर्नमेंट ने लॉकडाउन को बढ़ा दिया है, वैसे ही हमारे व्यूवर्स की कंटिन्यू हमारे पास में एक रिक्वेस्ट आई कि सर जीएसटी पे एक सीरीज आप इशू कीजिए अपने वीडियो की, ताकि जीएसटी के बेसिक कंसेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो सकें। काफ़ी चेंजेस जीएसटी में आए हैं 1 जुलाई 2017 से, जब जीएसटी एप्लीकेबल हो गया था उसके बाद से काफ़ी चेंजेस आए हैं। तो दोस्तों, उन्हीं की रिक्वेस्ट को हमने एक्सेप्ट करते हुए इस वीडियो में आपको रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड इश्यूज़ को हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जीएसटी में कब रजिस्ट्रेशन करवाने की कंडीशन पैदा होती है और कब हम रजिस्ट्रेशन करवाने की लायबिलिटी हमारी नहीं होती है। आज हम सीजीएसटी एक्ट 2017 की सेक्शन 22, 23 और 24 के बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, सेक्शन 22 हमें बताती है पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 23 हमें बताती है पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। और सेक्शन 24 हमें बताती है कि कौन सी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में, कौन सी कंडीशंस में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं सेक्शन 22 से। दोस्तों, सेक्शन 22 में कुछ मेन कंडीशंस हैं जो अगर हम फुलफ़िल करते हैं तो हमें रजिस्ट्रेशन करवाने की लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर हम एक्सिस्टिंग डीलर थे, एक्सिस्टिंग डीलर का मतलब जो प्रीवियस जो लॉ थे इनडायरेक्ट टैक्स के, सर्विस टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, वैट एक्सेट्रा, इसमें हम अगर रजिस्टर्ड थे 30 जून 2017 तक, तो ये हमारी लायबिलिटी थी कि हम जीएसटी लॉ में उसको कंटिन्यू करें और माइग्रेशन के थ्रू इसमें रजिस्ट्रेशन लेवें। पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर कोई सप्लायर ऑफ सर्विस या सप्लायर ऑफ गुड्स जिस स्टेट से सप्लाई करेगा उस स्टेट में उसको रजिस्ट्रेशन लेना होगा, अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर उस फाइनेंशियल ईयर में वर्तमान नियमों के अनुसार गुड्स के केस में 40 लाख और सर्विसेज के केस में 20 लाख रुपए को क्रॉस कर लेता है। तो यानी कि ये कंडीशन एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है। मैं आपको फिर रिपीट करता हूँ दोस्तों, अगर कोई सप्लायर ऑफ गुड्स या सप्लायर ऑफ सर्विस जिस स्टेट से सप्लाई कर रहा है उसे उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर गुड्स के केस में 40 लाख को क्रॉस कर गया है और सर्विसेज के केस में 20 लाख को क्रॉस कर गया है। दोस्तों, यहाँ पे जो स्टेट्स हैं उसमें स्टेट्स की 2 कैटेगरी है। पहले नॉर्मल स्टेट्स हैं और दूसरे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं। और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 279A में स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को बताया गया है कि कौन कौन से स्टेट्स हैं। मैं आपको फॉर एग्जांपल बता दूं, इसमें जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, 7 सिस्टर स्टेट, वो भी शामिल है और इसके अलावा उत्तराखंड, केरल और तेलंगाना भी इसी में शामिल है। उनके लिए जो सीमा है वो अलग निर्धारित है। तो नॉर्मल जो स्टेट्स हैं उनके लिए गुड्स के केस में 40 लाख रुपए की सीमा है और सर्विस की सप्लाई के केस में 20 लाख रुपए की सीमा है। अब बात करते हैं सर सेक्शन 22 की अगली कंडीशन पे। सेक्शन 22 में जो अगला कंडीशन है वो ये है कि अगर मर्जर या अमलगमेशन के थ्रू कोई एक्सिस्टिंग डीलर का, एक्सिस्टिंग पर्सन का अगर मर्जर या अमलगमेशन के थ्रू प्रोसेस होता है और नया एंटिटी एक्सिस्टेंस में आता है तो उस नए एंटिटी को भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये कुछ मेन कंडीशंस हैं सेक्शन 22 की। अगर हम इन कंडीशन को पूरा करते हैं, अगर हम इन कंडीशंस में फॉल कर रहे हैं, इस प्रोविज़न में फॉल कर रहे हैं, तो हमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। दूसरी बात आती है कि सेक्शन 23 कहता है पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। दोस्तों, सेक्शन 23 के दो सबसेक्शन है, तो उसमें 2 तरह की चीज़ें बताई गई है। पहला तो उसमें यह है कि ऐसे पर्सन जो कि होली एग्जेम्प्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स और एग्जेम्प्टेड सप्लाई ऑफ सर्विस में ही डील करते हैं, उनको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, भले ही उनका एग्रीगेट टर्नओवर कितना भी हो। या फिर ऐसे पर्सन जो उन गुड्स में या उन सर्विसेज में डील कर रहे हैं जो कि अभी जिसके ऊपर जीएसटी लेवी नहीं होता है। तो दोस्तों, आपको फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन
पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, इनके ऊपर डीजल हो गया, इनके ऊपर कोई तरह का जीएसटी अभी लेवी नहीं होता है। तो अगर कोई पर्सन सिर्फ इन्हीं में डील करता है होली एंड एक्सक्लूसिवली, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, भले ही उसका टर्नओवर कितना भी ज़्यादा हो। दूसरी कंडीशन जो सेक्शन 23 हमें बताता है वो ये कहता है कि कोई एग्रीकल्चरिस्ट अगर अपना कल्टीवेशन करता है लैंड के ऊपर, तो उसकी जो प्रोड्यूस होगी उसके सप्लाई करने से अगर उसको उसकी सप्लाई जो होगी और अगर वो उसी सप्लाई में अगर लगा हुआ है, तो ये सप्लाई भी उसको कंपलसरी नहीं है कि उसको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़े। तो दोस्तों सेक्शन 22 हमें बताती है पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, और अभी मैंने बताया सेक्शन 23 के बारे में पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। जो मैंने आपको दो कंडीशन बताई, एग्रीकल्चरिस्ट वाली और जो पहले वाली, जिसमें अगर कोई पर्सन होली एंड एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्टेड सप्लाई में डील करे, या फिर होली एंड एक्सक्लूसिवली वो ऐसी गुड्स में, ऐसी सर्विसेज में डील करे जो कि जिसके ऊपर जीएसटी लेवी नहीं है, तो उस कंडीशन में हमारा टर्नओवर चाहे कितना भी हो, हमें रजिस्ट्रेशन लेने का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। अब दोस्तों बात करते हैं सेक्शन 24 के बारे में। सेक्शन 24 हमें बताता है कि ऐसी सर्टेन कुछ कंडीशंस हैं जिसमें अगर हम फॉल करते हैं तो उस कंडीशन में हमें जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट दे रखी है, बेसिक जो थ्रेशोल्ड लिमिट दे रखी है, उसको ध्यान में नहीं रखा जाएगा। तो पहली कंडीशन है इसमें इंटर स्टेट सप्लाई। दोस्तों अगर हम गुड्स या सर्विसेज की इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं तो हमें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के केस में, अगर हम कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हैं और तो इस कंडीशन में भले ही हमारा टर्नओवर कितना भी हो, हमें उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा जिस स्टेट के थ्रू हम सप्लाई करेंगे। उसके बाद में अगली मेन कंडीशन इसमें आती है, कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन है जो कोई टैक्सेबल सप्लाई करता है, तो उस कंडीशन में भी उसे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इसके बाद में सेक्शन 51 जीएसटी एक्ट की, जो ये कहती है कि कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जिसको जीएसटी के टीडीएस की लाइबिलिटी आती है, टीडीएस डिडक्ट करने की लाइबिलिटी आती है, उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा एज ए टीडीएस डिडक्टर। इसके अलावा ई कॉमर्स ऑपरेटर भी इसी श्रेणी में आते हैं। ई कॉमर्स ऑपरेटर को भी कंपलसरी है कि वो रजिस्ट्रेशन सेक्शन 24 की वजह से कंपलसरी है कि वो रजिस्ट्रेशन करवाएं। अब दोस्तों अभी आज जो मैंने आपको सेक्शन 22, 23 और 24 बताई है, उसमें एग्रीगेट टर्नओवर की जो डेफिनेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 में एग्रीगेट टर्नओवर को डिफाइन किया हुआ है। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 ये कहता है कि एग्रीगेट टर्नओवर में टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूड होगी, सिवाय आरसीएम की सप्लाई जो हमने इनवर्ड रिसीव करी है उसको शामिल नहीं किया जाएगा। तो टैक्सेबल सप्लाई के अलावा इसमें एग्जेम्प्टेड सप्लाई को भी शामिल किया गया है, और इसमें जो एक्सपोर्ट हम करते हैं सर्विसेज का या गुड्स का, उसको भी एग्रीगेट टर्नओवर में शामिल किया गया है। इसके अलावा सेम पैन के बीच में अगर किसी तरह की सप्लाई होती है तो उसे भी शामिल किया गया है। एग्रीगेट टर्नओवर के बारे में मैंने आपको बताया है। अब दोस्तों कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो रजिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों अगर जैसे मैंने आपको बताया सेक्शन 24 के बारे में कि इंटर स्टेट सप्लाई अगर होती है तो उस केस में हमें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है, लेकिन नोटिफिकेशन नंबर 10/2017 के थ्रू जो सर्विस के जो सप्लायर है उनके लिए एक राहत यहाँ पे दी गई है। उनके बारे में ये प्रोविज़न रखा गया है कि अगर वो इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं सर्विसेज की और उनका अगर एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख को क्रॉस नहीं करता है, तो उस कंडीशन में भी वर्तमान प्रावधानों के अनुसार 20 लाख को भी क्रॉस नहीं करता है, तो उस कंडीशन में उन्हें रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा। यानी कि जो बेसिक थ्रेशोल्ड लिमिट है वो सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए, सर्विस के सप्लायर्स हैं उनके लिए अभी रखी गई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हैंडीक्राफ्ट आइटम की अगर कोई सेल करता है, सप्लाई करता है, तो उस कंडीशन में भी सेक्शन 24 का कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के प्रावधान लागू नहीं होंगे। ऐसा दोस्तों आप ये मान के चलिए कि जीएसटी 1 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल हो गया था और उसके बाद में हजारों की संख्या में मोर देन 1000 नोटिफिकेशन और सर्कुलर्स इशू किए गए हैं ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए, और वक्त की ज़रूरतों के हिसाब से, ट्रेड की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें समय समय पर काफ़ी परिवर्तन किए गए हैं। अब दोस्तों मैं आपको एक बात यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगा कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन से हमारा अभिप्राय उस पर्सन से है
जो किसी ऐसे स्टेट में जाकर के सप्लाई करता है जहाँ पे उसका फिक्स्ड एक्सिस्टेंस नहीं होता है। फॉर एग्जांपल जो ज्वेलर्स हैं या फिर जो कपड़े के डीलर्स हैं या फिर अदर कोई भी गुड्स में डील करते हैं, वो अपने जहाँ पे उनका रजिस्ट्रेशन है या जहाँ के वो निवासी हैं उस स्टेट को छोड़ करके किसी दूसरी स्टेट में जैसे एग्जाबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं, और उस एग्जाबिशन में पार्टिसिपेट करने के थ्रू कोई सप्लाई अगर होती है तो उस कंडीशन में उन्हें उस पर्टिकुलर स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना होता है। दोस्तों यहाँ पर यह भी जानना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि जब हमारा एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख रुपए को क्रॉस करेगा गुड्स के केस में, तो हमें किस किस स्टेट में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये है कि सेक्शन 22 का सबसेक्शन 1 हमें ये कहता है कि हम जिस स्टेट से सप्लाई करेंगे उसी स्टेट में हमें रजिस्ट्रेशन लेना है। यहाँ पे हमें इस तरह से कंफ्यूज नहीं होना है कि हम जिस स्टेट में सप्लाई करेंगे, यानी कि सपोज मान लो मैं दिल्ली का डीलर हूँ और मैंने वेस्ट बंगाल को सप्लाई किया, कुछ गुड्स सप्लाई किया, तो मेरे को दिल्ली में रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट होगी, मेरे को बंगाल में रजिस्ट्रेशन लेने का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। इसी तरीके से मान लो मैं दिल्ली का डीलर हूँ, मैंने मल्टी स्टेट राजस्थान में भी, वेस्ट बंगाल में भी, यूपी में भी, बिहार में भी, इन 4-5 स्टेट्स में मैंने सप्लाई की है और मैं दिल्ली का डीलर हूँ, दिल्ली में रजिस्टर्ड हूँ, तो मुझे दूसरे स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मैं सप्लाई कहाँ से कर रहा हूँ, मैं सप्लाई दिल्ली से कर रहा हूँ। तो दोस्तों हालांकि जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि रजिस्ट्रेशन का रिक्वायरमेंट हमारा ये कहता है कि जिस स्टेट से हम सप्लाई करेंगे उसी स्टेट में हमें रजिस्ट्रेशन लेना है, पहली बात। दूसरी बात ये, एग्रीगेट टर्नओवर को काउंट कैसे किया जाएगा? एग्रीगेट टर्नओवर को पेन बेसिस पे काउंट किया जाएगा। जीएसटी चूंकि पेन बेस रजिस्ट्रेशन हमें देता है, तो हमें यह भी ध्यान में रखना है कि अगर सपोज मान लो मैं 3 स्टेट में काम करता हूं, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात, इन 3 स्टेट में मैं काम करता हूं और तीनों स्टेट में मिला करके मेरी जो सप्लाई है वो 40 लाख रुपए को क्रॉस कर रही है। किसी भी एक स्टेट में मेरी सप्लाई 40 लाख को क्रॉस नहीं कर रही, लेकिन एग्रीगेट जो सप्लाई है वो मेरी 40 लाख को क्रॉस कर रही है और मैं गुड्स का डीलर हूं, तो उस स्थिति में मेरे को इन तीनों ही स्टेट में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो पैन है, मेरी जो फर्म है या कंपनी है, या मेरा अगर इंडिविजुअल काम कर रहा हूं तो मेरा जो पैन है, उस पैन का जो टर्नओवर है वो 40 लाख को क्रॉस कर गया है, तो मेरी लायबिलिटी यहाँ पे खड़ी हो जाती है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी रजिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई जो हमने आप तक पहुंचाई है। अगले वीडियो में हम रेगुलर डीलर क्या होता है और कंपोजिशन डीलर क्या होता है, और इन सबसे लेटेस्ट जो इंफॉर्मेशन है, लेटेस्ट जो प्रोविजन है, उनसे हम आपको अपडेट करेंगे, क्योंकि जीएसटी लॉ काफ़ी डायनेमिक है, समय समय पर इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन किए गए हैं। जब जीएसटी को लाया गया था तब सर्विस के सप्लायर्स जो थे वो कंपोजिशन के दायरे में नहीं थे, बट आज वर्तमान परिस्थितियों में, वर्तमान कानून के हिसाब से सर्विस के सप्लायर जो है वो भी कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा, कंपोजिशन और रेगुलर डीलर क्या होते हैं, क्या इनके बेनिफिट्स हैं और क्या इनके बारे में प्रोविजंस हैं, उनके बारे में आपको डिटेल में हम लोग बताएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।